ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मुझसे अजवाजी ताल्लुक की उम्मीद मत रखना। अनाया के गिर्द लिपटा टावल, बालों से बहता पानी शाह को पागल करने लगा। हलाल चीज़ों में अलग मज़ा है और मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। शाहवीर ने टावल को खींचा जो ज़मीन पर जा गिरा। वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। चंद माह बाद ये शादी वाला ड्रामा ख़त्म। तब तक भरपूर एंजॉय करवाओ। वो मांगी कीमत मिलेगी। अपनी बेबसी पे वो रोने लगी। शाहवीर इस पर शिद्दतें लुटाने लगा। वो तड़प उठी। तुमने अनाया का रंग गोरा किया था, इसे कैसे पता चला? शाहवीर ने गुस्से से झुकते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग सर, एक लड़की की आवाज गूंजी। शाहवीर ने निगाहें उठा के देखा तो एक लम्हे के लिए वो उस लड़की से निगाहें हटाना भूल गया। वो हसीन लड़की इस वक्त सादा से हुलिये में इसके सामने मौजूद थी, जो कि इसकी नई सेक्रेटरी थी। इसने आज ही ज्वाइनिंग की थी। शाहवीर की निगाहें अपने वजूद पे महसूस करके अनाया थोड़ी खुद में सिकुड़ गई। सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। इसने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना चाहा, मगर इसकी आवाज में वजह कपकपाहट थी। शाहवीर की पेशानी पे बल नमूदार हुए। वो लड़की से जानी पहचानी लग रही थी। वो उठ के इसके पास आया। आप अनाया मलिक है ना? इसकी बात सुनकर अनाया की पेशानी पे बल नमूदार हुए और कहने लगे, जी सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी अनाया मलिक। इसकी बात सुनकर वो कहने लग गया, अच्छा अच्छा। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। वो नाम भी तो जानता था, लेकिन नहीं जानता था इस लड़की को कहाँ देखा। बस इतना पता था इसका नाम अनाया मलिक था। शायद इसकी फाइल देखी वहां से पता चला हो। ज्यादा वो कुछ सोच नहीं रहा था। अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करने लगा। वो लड़की शक्ल से बहुत ज्यादा मजबूर लग रही थी। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ एक ही आइडिया घूम रहा था। अनाया मलिक से वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता था। बीजान के मुसलसल फोर्स करने पे इस वक्त इसे किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो बहुत ज्यादा मजबूर भी होती, हसीन और खूबसूरत भी होती, जिसकी फैमिली वालों को ये लगता जिससे वो मोहब्बत करता है बेबसी से इसी से शादी करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी। इसे ये अंदाजा हो चुका था कि वो काफी ज्यादा मजबूर लग रही थी, वरना वो यूं नौकरी करने वाली लड़की नहीं थी। वो न जाने कितनी देर तक यही सोचता रहा। ऑफिस में आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जाने लगे तो वो अनाया के पास आया। कहने लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ही दिन बास को अपने पास देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा के उठी थी। जिस तरह वो उठ के नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, तो वो चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? पहली नजर में एक अनजान शख्स जो एक कंपनी का मालिक था इसके सामने खड़ी हुई लड़की को ये बोल रहा था, आप मुझसे शादी करेंगी? वो इर्द गिर्द देखने लगी। जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। उससे हैरत हुई थी। क्या मतलब सर, आप मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो घबराते हुए बोली। इसकी आवाज में कपकपाहट वाज़ा थी। वो पीछे होने लगी। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इसके बदले में अच्छी खासी कीमत अदा करूंगा। वो परेशान हो गई। मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आई। आप मेरे साथ कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? वो गुस्से में बोली तो वो चलता हुआ इसके सामने आके खड़ा हो गया। देखिए अनाया, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। सर, आपका दिमाग खराब हो गया है या आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आपने मेरे साथ ही क्यों करनी है? वो गुस्से में बोली थी। देखिए अनाया, मैंने बोला है ना कि बदले में आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है। मैं ये नहीं जानता आपको क्यों जरूरत है, किस लिए जरूरत है, लेकिन आपको शायद इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ। वरना मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं। मैं किसी को भी बोलूंगा, कोई भी लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर हकीकतन वो अनाया जैसी लड़की को ही तलाश कर रहा था, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। अनाया ने जब से अपनी आंखें बंद की तो न जाने क्या कुछ इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो निगाहें झुका गई थी। आप मुझे इसके बदले कितनी कीमत अदा करेंगे? 1 महीना मेरे साथ रहने का आप कितना लेंगी? वो नरमी से इसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, 50 लाख आपके साथ 1 महीना रहने का लूंगी, और कम से कम मैं आपके साथ 3 महीने रहूंगी। इतनी ज्यादा कीमत? इससे हैरत हो रही थी। इस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो कभी इतनी उम्मीद नहीं कर सकता था वो लड़की इतनी ज्यादा कीमत मांगेगी। शायद जैसे कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। चले ठीक है, फिर आपको मेरे साथ निकाह करना है, तैयार रहे, मगर मैं आपके साथ कल निकाह करूंगी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, चले कोई मसला नहीं, आप जब मर्जी कर लें, लेकिन इसके बाद आपको रहना मेरे घर पे होगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। क्या आपके घर में? नहीं, मैं आपके घर में नहीं जाऊंगी। आप पागल हैं? आप अभी मेरे साथ रहने के लिए इतने पैसे मांगे थे और अब आप कह रही हैं आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो गोया अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आपको मेरी ज़िंदगी से मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। आपको बस मैं आपकी ज़िंदगी में एक बीवी का किरदार अदा करूँगी। इससे हैरत हो रही थी, वो लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई? और फिर हैरान था कि पहली नज़र में वो शख्स कैसे इसके पास आ गया। इसने शादी की पेशकश की। अब इसे समझ आई थी शायद वो भी मजबूर था, और वो भी मजबूर थी। इसे पैसों की ज़रूरत थी और इसे बीवी की।
وہ بھی مان گئی۔ انایا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ اس کی مما نے جب اس کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئی۔ مما میں اس شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتا تھا مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ انایا تم پاگل مت بنو، مطلب ایک انجان شخص کے ساتھ جس کی کمپنی میں تم پہلے دن نوکری کرنے گئی، اس نے تمہیں شادی کی پیشکش کی، کانٹریکٹ میرج کرنے کا کہا، اور تم فوراً سے اس کے ساتھ مان بھی گئی۔ دیکھو بیٹا، مجھے یہ شخص کچھ اچھا نہیں لگ رہا، بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم اس شخص کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں کبھی تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کراؤں گی بیٹا، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی اس کے ساتھ تمہارا۔ مجھے میری مرضی کرنے دیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اپنی باڈی پہ بنے ہوئے نشانات دکھانے لگی جہاں بہت گہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ ضبط سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آہستگی سے کہنے لگی، بیٹا تمہیں اللہ صبر دے، لیکن دیکھو ہم تمہارے بھلے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ماما پلیز، آپ لوگوں نے پہلے مجھے میرا بھلا اور فائدہ اچھی طرح دکھا دیا ہے نا، میں نے دیکھ لیا، بس اب میں مزید کچھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ نہ مجھے آپ کی کوئی بات ماننی ہے۔ میں نے کل اس شخص کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ میں نے دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ جو ذمہ داریاں آپ کے سر پر ڈال کے جا رہی ہوں مجھے امید ہے آپ نبھائیں گی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بے بس لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تم بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپ کے جا رہی ہو۔ کچھ ہوا تو مما کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنی بیٹی کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن وہ اسے پارلر چھوڑ کے گیا۔ کہنے لگا، میں تم سے نکاح میں اچھی سی خوبصورت سی دلہن بنا کر تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، آخر کو تمہارے بھی تو کوئی خواب ہوں گے۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ ہم جیسی لڑکیاں جو مجبور ہوتی ہیں ان کے کوئی خواب نہیں ہوتے، اگر خواب ہوتے تو انہیں پورا کرتی، جہاں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میرج نہ کر رہی ہوتی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اگلی شام تک اس کا نکاح شاویر شاہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی شاید بدلنے والی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی وہ کسی مرد سے نکاح کر لے گی، اتنی جلدی وہ کسی کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گی، ورنہ اس نے سوچا نہیں تھا کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں قبول کرے گی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت شاہویر شاہ کے فلیٹ میں موجود تھی۔ شاہویر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ اداس کیوں ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اتنی زیادہ اداس کیوں ہیں؟ اور میں کیا کروں؟ خوش ہوں، ناچوں؟ طنزیہ انداز میں بولی۔ ظاہر ہے نکاح ہوا ہے آپ کا، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں یہ کانٹریکٹ میرج ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت عقل مند لگتی ہیں آپ، وہ طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تو وہ عصابت میں سر ہلا گئی۔ آپ کی سوچ سے زیادہ عقل مند ہوں، ویسے میں آپ سے اتنے تلخ لہجے کی امید نہیں کر سکتا تھا، اب کر لیں۔ وہ دوبارہ سے اسی لہجے میں بولی۔ اب میں آپ کو حویلی لے چلوں کیا؟ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ حویلی؟ کون سی حویلی؟ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنسا تھا۔ مطلب آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، آپ اکیلے نہیں رہتے ہیں؟ تمہیں میں اپنی فیملی والوں کو دکھانا ہے، آخر کو یہ میری بیوی ہے۔ ویسے میری فیملی والوں کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اوکے؟ وہ بولی کچھ نہیں تھی، وہ گھبرا گئی۔ کون سی فیملی؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا آپ کی کوئی فیملی بھی ہے؟ میرے فیملی والے مجھے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ شادی کر لی، بس سمپل سی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے اس کے لیے یہ کوئی نارمل سی بات تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہو لڑکی؟ نرمی سے بولا۔ اس کے بعد اسے لے کر حویلی آ چکا تھا۔ جیسے ہی لے کر حویلی میں داخل ہوا تو گویا حویلی میں طوفان آ گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہویر شاہ کے ساتھ موجود وہ حسین اور خوبصورت لڑکی، ایک تو وہ کم عمر لگ رہی تھی، اوپر سے اس قدر حسین تھی۔ سب سے پہلے تو شاہویر کے بابا اس کے سامنے آئے، غصے میں کہنے لگے یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی بات سن کر شاہویر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگوں نے بولا تھا نا جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ شادی کر لو، بس جس سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ شادی کر کر آ گیا ہوں۔ اس سے اتنے نارمل انداز میں یہ بات کی کہ وہ حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کیسے اپنے فیملی والوں سے جھوٹ بول رہا تھا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا ہے ہم نے تمہاری شادی سندس کے ساتھ کروانی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی بابا، اسی وجہ سے تو جلد از جلد اپنی محبت سے شادی کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیتے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بہت ہی فضول باتیں کر رہے ہو، ابھی کہ ابھی اسے طلاق دو۔
یہ سن کر تو عنایا کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ رفیع میں سر ہلانے لگی۔ اسے اس وقت پیسوں کی اس قدر شدید ضرورت تھی کہ وہ کسی قیمت پر اسے طلاق لے کر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگے، میں نے کیا بولا ہے ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، نہیں دوں گا بابا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ سارے حویلی والے ان کو عجیب طرح سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں سندس آ گئی، غصے میں عنایا کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے تم یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، یہ میری بیوی ہے اور میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے سے اسے شدت کی آواز چلانے کی آنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ چلاتی رہی، مگر وہ اسے لے کر کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا، گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ جبکہ آپ کی کزن آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی تو آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی۔ میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ویسے میری کزن سے زیادہ تو آپ حسین ہو۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کچھ بولی نہیں۔ آپ کی کزن بہت زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اچھا اب اپنے شوہر کو اس کے ساتھ تم خود شادی کروا دینا چاہتی ہو، مجھے اچھا لگے گا؟ شاہویر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاہویر چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اتنا اس کے قریب ہوا کہ وہ شاہویر کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے پیچھے ہونے لگی، گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی زیادہ گھبرا رہی ہو؟ اب تو تمہارا شوہر بن چکا ہوں، ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں تمہیں، پتہ ہے جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ آفس میں دیکھا تھا تو تب میں نے ہی سوچ لیا تھا بے شک فرضی شادی ہی کرنی پڑے پھر بھی تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ ویسے اگر تم مجھے پسند آ ہی گئی تو تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر اس کا رنگ فک ہوا، جی نہیں، میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر مسکرا، کیوں؟ میں اتنا برا ہوں جو آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ اس کی بات سن کر وہ کچھ نہیں بولی۔ بس یہ کانٹریکٹ میرج صرف 3 مہینے کی، اس کے بعد آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی ضرور میڈم، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ میں فریش ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی ڈریس ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، رات کو شاپنگ پہ چلیں گے؟ اس کی بات سن کر سارا حسابت میں ہلا دیا۔ فریش ہونے چلی گئی، کافی وقت بعد فریش ہو کر باہر آئی۔ سامنے بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا تھا، چلتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے گلے بالوں میں کنگھا کرنے لگی، مگر بار بار اس کی نگاہیں اس کی طرف جا رہی تھی۔ بار بار وہ عنایا کی طرف دیکھ رہا تھا، عنایا کی بھیگی ہوئی گردن کی طرف جہاں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے جذبات کا امتحان خود لے رہا تھا، کہیں اپنا کنٹرول کھو نہ دے۔ میرے پاس آؤ، اس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا بھیگا ہوا سراپا اسے کچھ زیادہ ہی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ لڑکی، مجھے کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اپنے حسن کے نظارے مجھے پیش کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بالکل سہم گئی، اس کے پاس اتنا قریب ہو کے بات کرنے لگا کہ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، وہ گھبرائے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنے لگی۔ اس کی نرم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پہ محسوس کر کے اس شخص کا دل بڑی شدت سے دھڑکا، اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، حسین لڑکی ہو تم، بہت حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی کے قریب اپنے لب لے گیا تو اچانک وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ اس وقت بہت زور سے کمرے کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے بیزار ہو کے دروازے کی طرف دیکھا، باہر سے مسلسل سندس کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھولو، تم صرف میرے ہو، چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہوئی سندس، سارے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بگڑا ہوا تھا، آتے ہی اس کے گریبان سے پکڑ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، اس لڑکی کو چھوڑو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ سندس کی بات سن کے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگا، چھوڑو مجھے، میرے ساتھ چپکنے کی کوشش مت کرو، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تم صرف میرے ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے قریب ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو چومنے لگی تو وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہتھیلی سے اپنے گال کو صاف کیا، پیچھے کھڑی ہوئی عنایا یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، بہت زیادہ بیزار ہو گئی تو جا کے بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ کافی وقت بعد وہ دوبارہ سے واپس کمرے میں آیا۔ اچھا ڈرامہ لگاتی ہے آپ کی کزن، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے عنایا کی طرف دیکھا،
फिर नफ़ी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, तुम भी लगा लेना जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई। सीरियसली आपको ये खुशफ़हमी हो रही है कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी? वो हँसते हुए बोली थी। वो कहने लगा, ये तुम नहीं जानती हो, जो लड़की मेरे पास आती है, इसे ज़रूर मुझसे मोहब्बत होती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग अकड़ दिखाते हैं और कुछ मुझे खो देते हैं। दोबारा कभी फिर मुझे हासिल नहीं कर पाते। फिर इनकी हालत भी सुंदर जैसी होती है। पहले ठुकराते हैं, फिर पागलों की तरह पीछे घूमते हैं। तुम्हें पता है, सुंदर से मैं मोहब्बत करता था और ये भी मुझसे मोहब्बत करती थी। बचपन से हमारा रिश्ता तय था। लेकिन इसने मुझे ठुकरा दिया। इसने बोला कि ये मुझ जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती। न जाने कौन सा गुरूर और घमंड था। मैं इसके पीछे जाऊंगा, इसके पाँव पकड़ूंगा। मैं भी कभी किसी औरत के पीछे नहीं गया। कभी किसी को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी। और सिंदस को यही लग रहा था। मैंने इसकी गुरूर को खाक में मिला दिया। वो हंसते हुए बोला, बहुत नेक काम किया है आपने, इस पर तो तालियां होनी चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तंज कर लेती हो। वो दोबारा से बोला, जी शुक्रिया तारीफ करने के लिए। कहती हुए वो तकिया उठाई और सोफे पे जाके सोने के लिए लेट गए। वैसे आप बेड पे भी सो सकती हैं, वहां सोने की बजाय। जी नहीं, मुझे शौक नहीं है सोने का बेड पर। ये कहते हुए जाके वो सोफे पे सोने के लिए लेट गई। मगर न जाने क्यों इस लड़की की मौजूदगी में इसे नींद नहीं आ रही थी। अनाया को यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में हवेली वालों ने तो उसे कबूल कर लिया। मगर सुंदर सा आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगा देती थी, जिसकी वजह से सारे हवेली ही का वालों का माहौल डिस्टर्ब हो जाता था। रात के वक्त शावर लेके बाहर निकली। इसने खुद को टॉवल में लपेटा हुआ था। देखा तो वो सुकून की नींद सो रहा था। इस वजह से वो अलमारी की तरफ गई। अचानक इसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। इसे लग रहा था वो इसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। इसने जैसे ही मुड़ के देखा तो वो अजीब निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। वो घबरा गई। आप कैसे उठ गए? अब तो सोए हुए थे ना? घबराते हुए बोली। हाँ, तुम्हारी खुशबू से उठ गया हूँ। वैसे इतने हसीन खूबसूरत अंदाज में वॉशरूम से बाहर निकलूंगी तो कोई पागल ही है जो सुकून से सोता रहेगा। ये कहते हुए बिल्कुल इसे अपने करीब कर गया था। जी चाह रहा है तुम्हारे और अपने दरमियान के तमाम तर फासले कम कर आज तुमसे अपने सारे हक वसूल कर लूं। वो एक एक लफ्ज को चबाता हुआ बोला। बिल्कुल इसके टॉवल को अपने हाथ में ले गया। छोड़े मुझे, प्लीज छोड़े। वो पीछे पीछे होने लगी। आंखें बंद की तो माजी आंखों के सामने घूमने लग जाता। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, प्लीज दूर रहे मुझसे। आपने बोला था ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। रोती सी सकती रही मगर इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। वो रोने लगी। प्लीज पीछे रहें। इसके लमस को अपने वजूद पे महसूस करके जी जान से कपकपार आई थी। वो उसकी जिंदगी में शामिल होने वाला पहला मर्द होता तो यकीनन वो खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती, जिस अंदाज में वो उसे छू रहा था। मगर ये मोहब्बत वो जानती थी चंद लम्हों की है। कुछ देर बाद इसे खुद ही होश आ जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि वो लड़की कैसी है, क्या चीज़ है। इसके बारे में जब सब कुछ पता चल जाएगा शायद इसे छूना भी पसंद ना करे। वो मगरूर हसीन शख्स जो एक पाकीज़ा लड़की को डिजर्व करता था, जैसे कभी किसी मर्द ने छुआ भी न हो, कभी ऐसी लड़की को डिजर्व नहीं करता जैसी वो थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघा कर रहा था। जैसे ही उठ के बैठी, घड़ी की स्ट्रिप मन की बाहर की तरफ जाने लगा। इसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई उदासी थी। फिर भी कुछ नहीं था, बस दुनिया जहां की संजीदगी छाई हुई थी। इसकी रूह तक कांप गई इसकी ये हरकत देखकर। इसने साइड टेबल पे देखा तो वहां पे इसके पैसे पड़े हुए थे। इसने एडवांस में से दे दिए थे। इसने फौरन से पैसे उठाए, अलमारी में रखे। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। फ्रेश होने के बाद इसने चादर उठाई। इसे कोई परवाह नहीं थी। वो उदास और परेशान नहीं था, संजीदा था। इसे कुछ भी नहीं था। वो अनाया को बस पैसों से मतलब था, पैसों से गर्ज थी, जिसकी वजह से इसने फौरन से सारे पैसे संभाले और अपने बैग में डाले। बड़ी सी चादर लेने के बाद अपने घर की तरफ चली गई, जहाँ सीधा अपने घर आ गई। घर में इसने दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देखकर इनके लबों पे कोई मुस्कुराहट नहीं आई। तुम बहुत गलत कर रही, तुम इसे भी धोखा दे रही हो और तुम खुद को भी धोखा दे रही हो। उसे पता चल गया तो अम्मा बात को समझ क्यों नहीं आती? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ऐसा हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन आज आज तुम्हारी शक्ल कुछ और बता रही है मुझे। वो माँ थी, कैसे ना पहचानती इसके चेहरे पे छाए हुए अजीब से रंग। तुम इससे मोहब्बत करने लगी हो क्या? वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने क्यों इससे मोहब्बत करनी है? आपको पता है मैंने इसके साथ शादी क्यों की? और वैसे भी ये 3 महीने की शादी है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। बस आप ये पैसे रखें, आप मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। ये कहते हुए वो पैसे इनके हाथों में पकड़ाकर जा चुकी थी। वो पैसे पकड़ते हुए इनके हाथ कँपवाने लगे। इनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अगले ही लम्हे वो रोते हुए अपनी माँ के सीने से लग गई। वह माँ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही हूँ। इसका पूरा वजूद कँपकपाने लगा। इसकी माँ ने इसे अपने हिसार में लेते हुए इसकी पश्त को सहलाया। नहीं मेरे बच्चा, रोना बिल्कुल भी नहीं।
नहीं रोना मेरी जान। धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाया, मगर वो रो रही थी, सिसक रही थी। मम्मा, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। आपकी बेटी अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, इसने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। इसकी फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी एक कज़न इनसे मोहब्बत करती है। हर वक्त इसने कोई ना कोई हवेली में फसाद बर्पा किया होता है। इन सब का कसूरवार कभी कभी मैं खुद को समझती हूँ। बेटा, इसने तुमसे अपनी मर्जी से शादी की है ना? मम्मा, मुझे डर लग रहा है इस इंसान से। क्यों डर लग रहा है? वो नरमी से पूछने लगी। मम्मा, मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मुझे इससे खौफ महसूस होता है। जब वो कमरे में आता है तो मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, कोई बात नहीं कर पाती। बस मुझे इतना पता होता है कि हमने एक दिन बिछड़ जाना है। इसकी माँ ने इसे हौसला दिया, दिलासा दिया। तुम मेरे साथ नहीं आओगी? वो नफी में सर हिलाने लगी। मम्मा, मैं बहुत पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हुई पड़ी हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ सकती, लेकिन आप ख्याल रखें। ये कहने के बाद वो शाम को वो वापस आई थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने वो बैठा हुआ था। आज जल्दी आ गया था शाविर, अपने आप जल्दी आ गए हैं? इसने नरमी से शाविर से पूछा तो इसने असावत में सर हिला दिया। इसके चेहरे पे वही संजीदगी छाई हुई थी जो रात को छाई हुई थी। चलते हुए इसके पास आके बैठ गई। शाहवीर, मेरी बात सुनिए। आज सगी से इसके करीब होने लगी जब इसने पीछे झड़क दिया। खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई, पीछे जाके बैठ गई। मैंने आपको बोला कि आप मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या हूँ, कैसी हूँ? हाँ, बस मैंने आपको आपसे पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हुई थी। वो एकदम से इसके पास आया, कहने लगा, मैं नहीं जानता था तुम कैसी लड़की हो, क्या लड़की हो, लेकिन मुझे अजीब सी कशिश तुम में महसूस होने लगी है। इसी कशिश की वजह से मुझे डर लग रहा है कहीं मैं तुमसे मोहब्बत ना कर बैठूं। इससे बढ़कर तुम्हारा किरदार मुझे मशकूक लग रहा है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो मैं तुम्हें कभी जिंदगी से निकाल नहीं पाऊंगा। इससे आगे वो कुछ भी बोल नहीं पाया। वो अजीब निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी, अपनी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को साफ किया। आप परेशान मत हो, बस इतना ख्याल रखिए कि मैं आपके लायक लड़की नहीं हूँ, ना मैं आपके काबिल हूँ। फिर आपको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। अगले ही लम्हे से कैद कर गया, इसके ऊपर झुक गया। वो पूरी की पूरी कपकपाती हुई इसे पीछे करने की कोशिश करने लगी। इसके सीने पे हाथ रखा हुआ था, मगर वो ऊपर झुक गया, पीछे होना चाह रही थी। बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। प्लीज पीछे हटे ना, वो कपकपा रही थी, मगर वो उसके और अपने दरमियान के तमाम तर फासले खत्म कर गया। उसने गहरी सांस ली, आंखों में से आंसू बहने लगे। वो एक दफा फिर से अपने तमाम तरह को वसूल कर गया। वो पहले वाली तकलीफ ही नहीं भूल पाई थी। अब एक दफा फिर से इस शख्स का अपना हक लेना, इसके बाद इसे यूं रूखा सा बिहेव करना, ऐसा इसे सब कुछ परेशान और डिस्टर्ब करने लगा। वो उसके सीने पर सर रखे हुए सो रही थी, मगर आंखों में आंसू बह रहे थे। वो सो रहा था, मगर अनाया जाग रही थी। न जाने कितने आंसू आंखों में से बह रहे थे। इसने अपनी आंखें खोल के देखा तो वो सो रही थी। एकदम से इसे खुद से दूर किया तो वो घबरा गई। इसका यूं शिद्दत से खुद से दूर धक्का देना इसे परेशान कर गया। वो भी पीछे होके बैठ गई, इसकी आंखें लाल हो रही थी। इसे खुद से दूर धक्का देने के बाद जैसे ही वो उठने लगी तो बाजू से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे साथ बहुत अजीब तरह से खेल रही हो। मुझे समझ नहीं आती तुम क्यों मेरे जज्बात के साथ खेल गई हो। वो कहने लगी, देखिए प्लीज मुझसे दूर रहें, आप ऐसे बार बार मेरे पास मत आए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जानी है। फिर तुम पहली दफा भी मुझे रोक सकती थी। पहली दफा जब मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम खुद ये सब कुछ चाहती हो? वो संजीदगी से इसे पूछने लगा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहती, प्लीज आप दूर रहो। मुझसे मेरे पास आने की कोशिश मत करें। वो रोते हुए बोली, क्यों ना कोशिश करूं, बताओ मुझे, क्योंकि ये रिश्ता खत्म हो जाना है। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, तुम्हारे लमस में मुझे मोहब्बत महसूस होती है। जब जब तुम्हें मेरे बालन में हाथ फेरती हो, बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत महसूस होने लगी है ना? बताओ ना मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो वो पीछे होने लगी? नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं। वो घबराते हुए बोली, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आपको सुंदर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? ये कहते हुए एक झटके से इसे खुद से दूर कर दिया। वो वॉशरूम की तरफ चली गई, बाथरूम का दरवाजा बंद करके अपने चेहरे के आगे हाथ रखकर अपने मुंह के आगे हाथ रखा और अपनी हिचकियां कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी।
नहीं, मैं इस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकती। वो चिल्लाना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, मगर इतनी बेबस थी कि वो चीख नहीं पाई। वो बाहर अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठा हुआ था। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मुझे मुझे तो कभी किसी लड़के से मोहब्बत नहीं हो सकती थी। मैं तो कभी किसी के पीछे भागना नहीं चाहता था। फिर आखिर क्यों मैं इस लड़की के पीछे भाग रहा हूँ? क्यों इस लड़की के साथ मोहब्बत हो गई? वो रूम में बैठा हुआ था जब इसे कदमों की आहट सुनाई दी। इसने मुड़ के देखा तो सामने सुंदर खड़ी हुई थी। इसने अजीब-सी अपनी हालत बनाई हुई थी, चलते हुए इसके पास आ गई, इसके कदमों के पास बैठ गई। शाबिर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैंने ठुकराया था, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी, लेकिन मुझे इन सब का पछतावा है। तुम इस लड़की से मोहब्बत नहीं करते। प्लीज़ शाबिर, इस लड़की को तलाक दे दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। शाबिर के कदमों में बैठी वो शिद्दत से रोने लगी। शाबिर ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया, तो उसके सामने खड़ी हो गई। शाबिर, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लो। अब की बार इसकी आंखों में से बहने वाले आंसू को देखा। वो इतना भी बेरहम या पत्थर दिल नहीं था। आहिस्तगी से इसके पास आया, कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो। इसके चेहरे को आहिस्तगी से छुआ था। वो एकदम से इसके सीने से लग गई। सच में मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम पहले जैसे नहीं हो सकते, जैसे हम पहले साथ थे? एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आप मुझसे मोहब्बत करते थे, हम शॉपिंग पे जाते थे। क्या हम लोग वैसे नहीं हो सकते? वो नरमी से पूछने लगी। शाबीर ने आहिस्तगी से इसके गर्द बाजू हायल किए, मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ गई, जहाँ पर अनाया खड़ी हुई थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी, कमरे की तरफ चली गई। न जाने क्यों आज इसे सुंदस के इतना करीब देखकर अनाया के दिल को कुछ हुआ था। कमरे में आते ही वो जल्दी से आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने आप को देखने लगी, क्या वो लड़की मुझसे ज़्यादा हसीन है जिसे वो बाहों में लिए खड़ा हुआ था? फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो सामने शाहवीर खड़ा हुआ था। अनाया, मेरी बात सुनो। वो सुंदस, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, वो गुस्से में कहने लगी, वो आपकी कज़न है, जो मर्ज़ी इसके साथ करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे इससे कोई लेना-देना है। ना मुझे दोबारा कुछ बताइएगा। वो संजीदगी से बोली तो वो चलता हुआ इसके पास आ गया। तुम रो रही हो ना? इसकी आँखों में से बहने वाले आँसुओं को साफ करते हुए बोला। इसके बाद जो मर्ज़ी कीजिएगा, आपकी तरफ देखूँगी भी नहीं, ना इस हवेली में, इस घर में आपको नज़र आऊँगी। वो संजीदगी से बोली थी, तुम इतने पैसों का क्या करती हो, बताओ मुझे? तुम क्यों मुझसे इतने पैसे लेती हो? तो मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ, तुम क्या चीज़ हो? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुमने मना किया था, तो मैंने नहीं जानना चाहा था, वरना तुम्हारे बारे में पता लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से पता लगा सकता हूँ। मगर तुमने मना किया, तो इस बात का मैंने मान रखा। बताओ मुझे। देखें, मैं आपको कुछ भी नहीं अपने बारे में बताने लगी हूँ। मैंने बोला था मेरी ज़ाती ज़िंदगी से दूर रहिएगा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मैंने बोला है ना कि ये ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। क्यों ख़त्म लिखा कहीं पे लिखा लिखा हुआ है 3 महीने बाद तलाक हो जाएगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ। तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारा है, अच्छा वक़्त, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी। शावरी चिल्लाते हुए बोला तो वो उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए पीछे दीवार के साथ गया। वो रोने लगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने आपसे तलाक ले लेनी है। मैं कभी किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों मर्दों से इतनी नफरत है, बताओ मुझे। किस मर्द ने तुम्हारे साथ क्या किया? एक दफा फिर से वो संजीदगी से बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। आंखें बंद किए तो माजी की तकलीफें आंखों के सामने घूमने लगी। इस रात तुम्हारे वजूद पे बने हुए निशानात ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया था ना, कि ये तकलीफ तुमने कहाँ बर्दाश्त की? ये तकलीफें तुम्हें किसने दी? मुझे इस चीज़ ने डिस्टर्ब किया था, मुझे और किसी चीज़ ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि तुम चंद घंटे पहले मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में तुमसे सवाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी थी। इस ज़िंदगी के बाद इसके सवाल जवाब करने वाला मैं नहीं हूँ। लेकिन इन निशानात ने मुझे तकलीफ दी थी। वो संजीदगी से बोला तो इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कभी अपनी माँ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी थी, रोई नहीं थी, जितनी बुरी तरह से आज रोने लगी गई थी। इसके गले से लगी इतनी शिद्दत से रोने लगी, इसके कंधे पे अपना सर टिकाया हुआ था। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पूरे कमरे में हिचकियाँ, सिसकियाँ, इसका रोना गूंज रहा था। वो बच्चों की तरह फूट-फूट के रो रही थी। नीचे बैठ गई, इसके सामने बैठा था। अभी तक इसे गले से लगाए बाजुओं के आसार बनाए हुए। मुझे कुछ बताओ तो सही, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारा शौहर हो, तुम मुझे बता सकती हो। वो संजीदगी से बोला, सबने तुम्हें कबूल कर लिया, मुझे कबूल कर लिया, सब ठीक है। सुंदस को देखना, वो नॉर्मल हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ मसला मुझे सारा तुमसे है। तुम बजाओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है?
अक्सर रातों को 2-2 बजे उठ के देखता हूँ, तुम रो रही होती है, तुम अपनी माँ से बात करते हुए रो रही होती, तुम किसी का हाल पूछ रही होती हो। तो मुझे बताओ तो सही, कौन है तुम्हारा अस्पताल में? तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, 2 महीने से हम लोग साथ हैं, मैं चाह कर भी आपको नहीं छोड़ सकती। रोते हुए इसकी तरफ देखते हुए बोली और इसकी पेशानी पे पल नमूदार हुए। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आपको पता है, मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। मैंने कभी अपना कोई भाई नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। एक मर्द आया जिसने मुझे तकलीफ़ दी, इतनी तकलीफ़ दी कि मेरी रूह तक में अज़ियत महसूस होती, इतनी मुझे तकलीफ़ ली। लेकिन आपने मुझे मोहब्बत दी। मर्द की मोहब्बत क्या होती है? शायद पहली नज़र में मैंने किसी मर्द की मोहब्बत को महसूस किया। मुझे आपसे बेहद मोहब्बत हो गई। ये कहते हुए एक दफ़ा फिर से इसके कंधे में अपना चेहरा रखते हुए रोने लगी, बच्चों की तरह रो रही थी। मगर अपनी हकीकत इसे फिर भी नहीं बता रही थी। मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको अपनी हकीकत बताऊँ। वो सिसक रही थी, इसका पूरा वजूद कँप-कँपाने लगा। अचानक से इसके बाजू के हिसार में वो बेहोश हो गई। आहिस्तगी से बाजू में उठाई। इसके हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, शायद इसका बीपी लो हो गया था। आगे से बेड पे लिटाया, पेशानी पे लब रखे, आंखें खोलो अनाया। धीरे धीरे से इसकी हथेलियों को सहलाने लगा। कमरे का दरवाजा खुला, सामने संदस खड़ी हुई थी, मगर यूं अनाया के ऊपर झुका देख इसके हाथों को सहलाते पेशानी को चूमते देखकर वो कमरे का दरवाजा बंद कर गई, बाहर चली गई। वो अभी तक अनाया को उठा रहा था, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। अनाया प्लीज आंखें खोलो ना, ये सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूँगा अनाया। न जाने कितने वक़्त बाद अनाया को होश आई, इसने हल्की-हल्की आँखें खोल के देखा। धुंधलाया हुआ वो शख्स नज़र आने लगा, इसका चेहरा नज़र आ रहा था, इसकी गोद में सर रखे हुए लेट गई। इसके बालों में हाथ फेर रहा था अनाया, जैसे ही इसने हल्की-हल्की आँखें खोली, वो पागलों की तरह उठा। ठीक हो तुम? नरमी से इसके गाल को, इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता, इसके पेशानी पर अपने लब रख गया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर गई, दोबारा इसकी गोद में अपना सर रख गई, कुछ बोली नहीं। किसी ने कुछ कहा है? शायद वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मुझे बताओ, मैं आपका मसला हल करूंगा। वो उठ के बैठ गए। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, रोते हुए बोली। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो जेरे लब बड़बड़ाया। मेरा बेटा, मैं एक पहले से शादीशुदा थी, मैं कम उम्री में शादी कर दी गई थी। वो शख्स बहुत जालिम था, मुझे बहुत मारता पीटता था, बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ देता था। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, मगर इससे अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी। नशा करता था और वो इस टाइप का था, बहुत बुरा था। इसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा अज़ियत दी। आखिर पे जब इनको ये पता चला हमारे बेटे का दिल का मसला है, इसके इलाज पे बहुत पैसा लगेगा, वो बीमार है, मैं इसके लिए हर वक़्त अस्पताल में जाती, अस्पतालों में घूमती, तो वो मुझ पर शक करने लग गया था। इसने मुझे तलाक दे दी। इतनी ज़्यादा मुझे अज़ियत और तकलीफ़ दी, मेरा जी चाहता है मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अगर मैं आज ज़िंदा हूँ, तो सिर्फ़ अपनी बेटी की वजह से। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो सिर्फ़ इस वजह से की, ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूँ। चलो तुम्हारे बेटे के पास चलते हैं। कौन से अस्पताल में? वो नरमी से पूछने लगा। तो वो उसकी तरफ देखने लगी। क्या आप मेरे बेटे को मेरे समेत कबूल करेंगे? मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। इसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था, आहिस्तगी से कहने लगा, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही कबूल हो। ये कहते हुए इसके हाथ को चूमा। न जाने कब इस लड़की से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा था। इसकी आंखों में से बहने वाले आंसू, इसकी माज़ी की तकलीफ़ें, ये सब कुछ इसे पागल करने लगा था। वो अस्पताल आ गया। डॉक्टर ने इसकी कंडीशन के बारे में बताया, इसकी सर्जरी होनी थी, जिसकी बात ही वो बच सकता था। इसने डॉक्टर को हर चीज़ के बारे में बता दिया। इसका बिल्कुल ऐसे ही इलाज करवाने लगा जैसे इसका सगा बेटा हो। हर गुज़रे दिन दिन के साथ इन दोनों का ख़्याल कर रखने लगा। इसकी मम्मा को यकीन नहीं आया, वो इनकी ज़िंदगी में कोई फ़रिश्ता बनकर आया। हर तरह से इसका साथ दिया। वो गुज़रने के साथ इनका बेटा ठीक होने लगा। वो इसे हवेली लेकर आ गए। मासूम सी लड़की के दुःख और तकलीफ़ सुनकर सब हवेली वालों ने इसे कबूल कर लिया। सुंदर खामोश थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि इससे इस रात अंदाज़ा हो गया था वो अनाया से कितनी मोहब्बत करता है। अनाया की बेहोशी में कैसे इसके पास बैठा हुआ था। शायद अनाया से इसका हक नहीं छीनना चाहती थी, जिसकी वजह से वो खामोश हो गई। शायद खुद इसने खोया था, इसकी ने नाकदरी की थी उसकी। रात का वक्त था, वो उसके पास आया। आप मेरे बाबा हैं? इस मुस्कुराते हुए नरमी से पूछा था। उसके हाथों को अपने लबों से लगाता कहने लगा, हाँ तो जाहिर है मैं आपका बाबा हूँ। तो फिर आप कहाँ थे? वो नरमी से इसके सीने से लगता बोला, मैं पहले भी आपके पास था, बस आपको कभी नजर नहीं आया, लेकिन अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा।
اس 4 سال کے بچے کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا تو وہ اس کے سینے سے لگ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے سینے سے لگائے رکھا۔ اتنے میں عنایہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما بھی آ گئی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں جی، آپ کی ماما بھی آ گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ماما اتنا زیادہ روتی ہیں، آپ ماما کو نہیں رونے دیں گے، اوکے؟ جو پہلے بابا تھے بہت گندے تھے، ماما کو مارتے بھی تھے، مجھے بھی مارتے تھے۔ وہ معصومیت سے اسے بتانے لگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے، آپ کو مارتے نہیں تھے، وہ آپ کے بابا تھے ہی نہیں، وہ آپ کا بابا تو میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ اب اس گھر سے نہیں نکالیں گے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس نے ساوت میں سر ہلا دیا۔ وہ 4 سال کا بچہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ عنایہ دوسری طرف آ کے بیٹھی، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چومے سے دیکھنے لگی۔ پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، اسے عنایہ سے چھیننا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی تہر رہی تھی، مگر وہ آنسوؤں کو کنٹرول کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ کافی وقت بعد وہ سو گیا، اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرنے کے بعد کمرے میں وہ آیا تو وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی، اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں حصار میں لے لیا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے۔ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو تھے۔ ابھی تو آپ کا بیٹا ہم سے شکایت کر رہا تھا جناب کہ ہماری مما کو رونے نہیں دینا، اور مما یہاں پہ کھڑی روئی جا رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے بولا تو ایک دم سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ ہمیشہ میرے پاس رہیے گا، اب کی بار مجھے آپ نے چھوڑا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں نے مر جانا ہے۔ آپ کا انتخاب شاید میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، آپ میرے لیے کوئی فرشتہ بن کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو تم نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، میں کہتا تھا تم میرے پیچھے آؤ گی، لیکن میں تمہارے پیچھے آ گیا پاگلوں کی طرح، لیکن محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت بھی کتنی ظالم چیز ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو عصابت میں سر ہلا گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسوؤں کو صاف کیا، ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے، نہ کوئی ہمدردی؟ وہ کہنے لگا پاگل ہو کیا، میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، ہمدردی اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ شاید پہلی نظر میں تم مجھے اتنی خوبصورت، حسین، پاکیزہ، معصوم سی لڑکی لگی تھی، اس لیے تو میں نے بغیر دیر کیے تمہیں فوراً سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، کہیں کھو نہ دوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے حصار میں لے گئی۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئے مسکرانے لگی۔ آج وہ پریشان نہیں تھی، آنکھوں میں سکون تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا ہوا آسمان کے وسط کا چاند بھی نہ دیکھ کر گویا مسکرانے لگا۔